Everyone, my name is Akshit Kaushik. Today I am going to present a topic that is the strange case of Britain. So जो ब्रिटेन का केस है वो इटली और जर्मनी के केस से बिल्कुल ही अलग है। जैसे उनमें रेवोल्यूशंस और वॉर्स के थ्रू नेशन स्टेट बनाई गई थी, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन नेम कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसके कुछ पार्ट्स थे जैसे कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड वगैरह। हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो आइलैंड्स भी हुआ करते थे। इनके लोगों की कुछ एथनिक आइडेंटिटीज़ होती थी, जैसे कि इंग्लैंड में रहने वाले लोगों को इंग्लिश पीपल कहते थे और स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों को स्कॉट्स कहते थे। आयरलैंड में रहने वाले लोगों को आयरिश पीपल्स कहते थे। तो 1688 में क्या होता है, जो इंग्लिश पार्लियामेंट होती है वो वहाँ से मोनार्ची सिस्टम जो चल रहा होता है उसकी पावर सीज़ कर लेती है। तो सारी पावर जो होती है वो फिर इंग्लिश पार्लियामेंट के पास आ जाती है और उसके पास पावर आने के बाद वहाँ पे नेशन स्टेट बनना शुरू हो जाता है। और जैसे ही वो इंग्लिश पार्लियामेंट के पास पावर आती है तो फिर वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगती है। जैसे कि वहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज़ बनने लगती है, नई नई कॉलोनीज़ बनने लगती है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब वहाँ पे इंग्लैंड सबसे रिच पार्ट बन जाता है वहाँ का। तो फिर वो सोचता है कि अपने एरिया को और बढ़ाया जाए और आसपास के पार्ट्स पे कब्ज़ा करके, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि उन्हें अपने साथ मर्ज करके अपनी ग्रोथ को और बढ़ाया जाए। तो वो एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 निकालते हैं जिससे कि वो स्कॉटलैंड को अपने साथ मर्ज करते हैं। स्कॉटलैंड के लोग भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो इंग्लैंड के साथ मर्ज होंगे तो उनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होएगी, उनकी भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और कॉलोनीज़ बन जाएगी। तो फिर थोड़ी दिनों बाद रिजल्ट क्या देखा जाता है कि जो इंग्लिश पार्लियामेंट होता है उसमें सिर्फ डोमिनेंस ना इंग्लिश पीपल को ही मिलती है और स्कॉट्स की कुछ वैल्यू नहीं होती उसमें। तो धीरे धीरे ब्रिटिश पीपल्स जो होते हैं, इंग्लिश पीपल्स, वो अपनी आइडेंटिटीज़ उनके ऊपर डालना शुरू कर देते हैं और कुछ टाइम बाद वो यूँ कह देते हैं कि स्कॉटलैंड की जो आइडेंटिटीज़ हैं वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपको माननी पड़ेगी तो सिर्फ ब्रिटिश आइडेंटिटी। और स्कॉटलैंड की कुछ एक लैंग्वेज होती है गैलिक लैंग्वेज, और उनकी एक नेशनल ड्रेस भी होती है, उसे पहनने से भी मना कर देते हैं। और जो कुछ लोग होते हैं स्कॉटलैंड के जिन्हें अपनी आइडेंटिटी बहुत प्यारी होती है वो तो स्कॉटलैंड छोड़कर चले जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उठाने का ट्राई करते हैं, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहता, इतना वो फेल हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है आयरलैंड की। तो आयरलैंड के साथ वो जैसा उन्होंने स्कॉटलैंड के साथ करा ऐसे ही वो आयरलैंड के साथ भी करना चाहते थे, उससे अपने साथ मर्ज करना चाहते थे। पर जो स्कॉटलैंड की जो खबर थी वो आयरलैंड तक भी पहुंच गई थी, तो आयरलैंड अटेंटिव हो गया था कि कहीं उनके साथ भी वो ऐसा ना कर दे। तो आयरलैंड में उस टाइम पे दो ग्रुप बटे हुए थे, जो कुछ लोग थे जो प्रोटेस्टेंट्स में मानते थे और कुछ लोग जो थे वो कैथोलिक्स में मानते थे। तो इसी चीज़ का इंग्लिश पीपल्स फ़ायदा उठाते हैं, वो प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे करके कैथोलिक्स की वैल्यू गिर जाती है, वहाँ पे डोमिनेंस सिर्फ प्रोटेस्टेंट्स का रह जाता है। और थोड़े टाइम बाद ये देखा जा रहा था कि जो वहाँ के लोग हैं वो इंग्लिश कल्चर को आयरलैंड में भी ला रहे हैं, तो उन लोग ना उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। और उनमें से एक आदमी होते हैं वॉल्फटन, वो एक रिवॉल्ट करते हैं यूनाइटेड आयरिशमैन 1798, पर वो सक्सेसफुल नहीं होता, वो फेल हो जाता है। और 1801 में आयरलैंड भी उसका पार्ट बन जाता है और ये तीनों मिलकर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो अब यूनाइटेड किंगडम बन चुका है, तो अब उनका एक फ्लैग भी होना चाहिए था। तो वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के फ्लैग को मिक्स करके एक फ्लैग बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं यूनियन जैक। और एक यूनाइटेड किंगडम का एक नेशनल एंथम भी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं वो गॉड सेव्स आवर नोबल किंग।